दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने इस डिवाइस को देखा होगा ऑनलाइन किसी वीडियो के अंदर कहीं पर। मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप उठ चुकी है। इसका नाम है Rabbit R1। जब ये लॉन्च हुआ था तब ये मैंने भी देखा था, लेकिन इतना नहीं लगा था कि इसकी इतनी ज़्यादा हाइप उठ जाएगी। ये पॉकेट साइज AI डिवाइस है जो कि जनवरी में लॉन्च हुआ था और आज आउट ऑफ स्टॉक है मार्केट से, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था तब 10,000 यूनिट इसकी 24 घंटे के अंदर ही बिक गई थी। और अब इसका एक और बैच तैयार किया जा रहा है जो कि 50,000 यूनिट का है। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इससे होता क्या है। भाई ये एक AI है, इससे आप हर वो काम करवा सकते हो जो कि आप AI से करवाना चाहो। मान लो आपको अब दिखाना है फ्रिज के अंदर कि मेरे पास क्या क्या खाना है, या फिर आपके पास में जो भी फूड है उससे आप क्या बना सकते हो वो इसको दिखा सकते हो, उसका जवाब दे सकता है। आपका ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, आपके लिए फ़्लाइट बुक कर सकता है, आपके लिए टिकट बुक कर सकता है मेट्रो के या फिर किसी बस के। आपको कई सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है जो कि AI आपके लिए कर सकता है, जैसे कि ChatGPT। हालांकि ChatGPT में कैमरा नहीं है लेकिन इसके अंदर कैमरा है, तो इसके कैमरे की मदद से आप काफ़ी सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन लोगों के दिमाग में अब सवाल आने लगा कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है यार, स्मार्टफोन भी लेके घूम रहा हूँ, उसके अंदर सीरी है, गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है। तो हाँ ये एक चीज़ है, लेकिन ये एक एडवांस डिवाइस है, ये आपके और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अब एप्पल को जब से पता लग चुका है कि भैया ऐसी चीज़ें भी आने लगी है मार्केट में जो कि शायद हमारी सीरी की रिप्लेसमेंट हो सकती है, तो भैया उसको लेकर अब इन्होंने उसको और ज़्यादा एडवांस करने की तैयारी कर ली है। दरअसल उनका कहना है कि iOS 18 के अंदर वो सीरी को भी AI पावर्ड कर देगा, जिससे कि जो काम ये कर रहा है आपका Rabbit R1 वो सीरी करने लग जाएगा। तो ये एक बड़ा टास्क है इनके लिए कि किस तरीके से आईफोन को टैकल देंगे। हालांकि इनसे पूछा भी गया था कि क्या आप इसके बदले में ऐप बना सकते थे, तो इनका यही जवाब था कि आने वाले वक्त में जब हम पॉपुलर हो जाएंगे तो सीरी भी शायद अपने आप को एडवांस करेगा, या फिर गूगल असिस्टेंट अपने आप को एडवांस करेगा, एलेक्सा भी अपने आप को एडवांस कर सकता है। तो इसी वजह से हमने अपना एक सेपरेट डिवाइस रखा। लेकिन ये सेपरेट डिवाइस अभी तो काफ़ी ज़्यादा हाइप पे है, लेकिन अक्सर देखा गया जो भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाइप पे जाती है वो एकदम से डाउन हो जाती हैं, क्योंकि लोगों के पास में ऑलरेडी एक स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन भी कैरी करे, ये छोटा सा पॉकेट डिवाइस भी कैरी करे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से मोबाइल में ही अगर हर चीज़ मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो लोग इंतजार करेंगे कि कब स्मार्टफोन का ये जो वॉइस असिस्टेंस है उसमें कब AI आती है, जिससे कि इसको कैरी ना करना पड़े। दोस्तों जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा के एक बयान की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है चाइना, रशिया और खुद इनका दोस्त यूनाइटेड स्टेट। आप कहोगे यार US कैसे नाराज हो गया जापान से। दरअसल जापान वो पुरानी प्रथा जो कि चल रही थी काफ़ी सालों से उसको तोड़ने वाला है। इन्होंने अब खुद के स्ट्रेटेजिक वेपन पे काम करना शुरू करने का सोचा है। इन्होंने कहा कि भैया ये नॉन न्यूक्लियर स्टेटस हमको नहीं चाहिए, हम इसको हटाने वाले हैं। तो ये भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, जिसकी वजह से चाइना तो गुस्सा होगा ही होगा, रशिया भी गुस्सा हो रहा है, और इसी के साथ साथ भैया नॉर्थ कोरिया तो रहता ही गुस्से में है। लेकिन US भी अब गुस्से में आ चुका है। US ने कहा है कि भैया ऐसा जापान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जापान का आपको पता होगा क्या हिस्ट्री रही है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। तो इस वजह से अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट इनको मिल रहे हैं कि भैया इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि इनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं अगर इस तरीके की हरकत करते हैं। तो जापान ने कहा है कि भैया हमको नहीं रहना है निर्भर US के डिफेंस पे या उनकी सिक्योरिटी पे, उनके सोल्जर्स पे, हमें आत्मनिर्भर जापान बनाना है। तो इसकी वजह से इनके अंदर ये सोच आई है कि भैया अब खुद के वेपन और खुद की न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया दूसरों पे डिपेंड रहे। दोस्तों नासा या फिर दूसरी स्पेस एजेंसी बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम उस एस्टेरॉइड को देख रहे हैं, हम इस एस्टेरॉइड को देख रहे हैं, ये एस्टेरॉइड इतने बजे यहाँ से निकल जाएगा, उतने बजे निकल जाएगा। भाई बर्लिन के ऊपर एक एस्टेरॉइड घुसा और फट गया, मतलब वो जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हुआ तो वो बर्न हो गया, राख हो गया, और इनको पता भी नहीं चली। मुश्किल से 1-1.5 घंटे पहले इनको मालूम चला था कि भैया कोई एस्टेरॉइड धरती के अंदर घुसा है। तो इतना भी हमें डिपेंड जितना रहते हैं ना कि भैया इनको पता लग जाएगा पहले ही, कई सालों पहले बता देते हैं कि भैया 2028 में एक एस्टेरॉइड आने वाला है, ये आएगा वो आएगा, इस तरीके की बातें होती रहती है। लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंटली एक एस्टेरॉइड घुसा, किसी को पता नहीं चला, 1 घंटे पहले पता चला कि एस्टेरॉइड घुस गया। वो तो शुक्र की बात ये थी कि उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये सिर्फ 1 मीटर का था और इसका नाम रखा गया 2024 BX1। ये जर्मनी के बर्लिन पे
कोई असर नहीं दिखा पाया, क्योंकि जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर घुसा ये राख हो गया। तो जो भी लोग डिपेंड रहते हैं कि भैया नासा वासा ये सब संभाल लेंगे, भाई इनको पता भी नहीं लगेगा जब कुछ होना होगा। दोस्तों चाइना के इस अंकल के बारे में तो आप जानते होंगे, इनको अंकल चैन भी कहा जाता है। ये मैराथन में भागते हैं, वो भी सिगरेट फूकते फूकते, और अपने ट्रेन के इंजन जैसी स्पीड के साथ में ये 3 घंटे 33 मिनट में एक फुल मैराथन को कंप्लीट भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जीतते तो नहीं है, लेकिन ये है इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी कि ये कैसे स्मोकिंग करते करते भी भाग लेते हैं मैराथन के अंदर, जबकि भैया जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं उनके फेफड़ों में इतना दम नहीं होता कि वो भैया स्मोक भी करे और भागते भी रहे। तो यहाँ पर चाइना में इनको 2 साल का बैन लगा दिया गया है, इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद में। अब 2 साल का बैन, यानी कि 52 या 53 साल के अभी हैं, और आगे चल के मतलब 55-56 की एज में खेलेंगे क्या ये मैराथन? मतलब ये इनका दी एंड है अब मैराथन का। दोस्तों जब भी आप फ्लाइट के अंदर बैठो भाई, अपना पेट साफ करके ही बैठना, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं हुआ और आप ज़्यादा फाट करते चले गए उसके अंदर तो आपको निकाला भी जा सकता है प्लेन को। क्योंकि अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट के अंदर ऐसा ही हुआ, एक बंदा बैठ के पता नहीं कितनी बार फाट कर दिया कि भैया साइड वाले लोगों को बुरा लगा, उन्होंने कुछ कह दिया होगा, जिसके बाद में वो उसके बारे में बोलने भी लगा कि भैया क्या हो गया, कर दिया तो भैया पेट की कंडीशन ऐसी है, ये हो गया वो हो गया। जिसके बाद में कई सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा के उस बंदे को फ्लाइट से उतरवा दिया, मतलब फ्लाइट को उड़ने ही नहीं दिया। ये एरिजोना से ऑस्टिन की तरफ जा रही थी, जहां पर उस बंदे को उतरना पड़ गया, क्योंकि क्रू मेंबर ने कहा कि भैया परेशान हो जाएंगे लोग, जिस तरीके की स्मेल अंदर फैल चुकी है, तो भैया आपका उतरना ही ठीक रहेगा, आप अपना पेट वेट साफ करो, फिर किसी फ्लाइट के अंदर शायद आपको मौका मिल जाए बैठने का। दोस्तों एलॉन मस्क के फादर एरोल मस्क की हरकतें तो आप सभी को बड़े अच्छी तरीके से मालूम है। ये फेमस क्यों हुए थे? क्योंकि इन्होंने अपनी स्टेप डॉटर को ही प्रेग्नेंट कर डाला था, जिससे कि इनके 2 बच्चे हो गए, जिसकी वजह से ये अपने बेटी के फादर भी हैं, हस्बैंड भी है, और जो बच्चे हैं इनके उसके नाना भी हैं, फादर भी हैं, और एलॉन मस्क उसके भांजे भी हैं, और वो जो उसकी बहन हुआ करती थी वो अब उनकी स्टेप मदर है। तो मतलब इस तरीके का खेल इन्होंने रच दिया। उसके बाद में एलॉन मस्क अपने फादर की तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि मेरे फादर एक्सट्रीमली टैलेंटेड इंजीनियर भी हैं, आर्टिस्ट भी है, लेकिन उनके कुछ स्क्रू ढीले हैं। बिल्कुल सभी को मालूम है कितने सारे स्क्रू ढीले। मतलब एरोल मस्क का कुछ ऐसा हाल है कि 90s के वक्त में ही बैंकरप्ट हो गए थे, तब से एलॉन मस्क इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि एलॉन मस्क बेवकूफ़ है। मैं एलॉन मस्क से काफ़ी ज़्यादा समझदार हूँ। और यहाँ पर बोलते होंगे क्यों रे कुत्ते, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि मेरा स्क्रू ढीला है इसलिए। इधर से एलॉन मस्क बोलते होंगे नहीं, आपका एक स्क्रू नहीं, आपके सारे स्क्रू ढीले हैं इसलिए।